डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर पवन बासनीवाल आपका स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। फ्रेंड्स, बहुत जनों को पता होगा, बहुत लोगों को पता होगा कि शुगर की बीमारी होती है। शुगर खाने से शुगर की बीमारी हो जाती है। ये चीज बहुत लोगों में भ्रांतियां फैली होती है, लेकिन ऐसा नहीं होता। तो वास्तव में शुगर की बीमारी में क्या होता है? शुगर की बीमारी वाला पर्सन में इंसुलिन या गोली जो दवाई डॉक्टर देता है, यदि वो नहीं लेता है, टाइम पे नहीं लेता है, तो क्या हो जाता है, क्या प्रॉब्लम हो जाती है, या इस तरह की बहुत सारी जो भ्रांतियां हैं आप लोगों के दिमाग में। या कई बार अब देखा होगा आपने कि शुगर का पेशेंट ने यदि टाइमली गोली नहीं ली, मिस कर दिया, वो पेशेंट बेहोश हो जाता है। तो ये सारी चीज मैं आपको बताने वाला हूं, ये इसमें बेसिकली होता क्या है। तो ये आपको समझ में आना चाहिए कि किस तरह से क्या होता है। पहली चीज, ये एक तरह से सभी लोगों को पता होना चाहिए परिवार में, ताकि सभी को, आपको, अपने परिवार परिजनों को, सबको बचा सको, टाइमली आप दवाई दे सको, उनकी केयर कर सको। दूसरी तरफ मैं यदि बात करूं, यदि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो ये चीज आपको कॉन्सिक्वेंस पता होगे तो आप 100% क्वेश्चन उसको अटेम्प्ट कर पाएंगे। साथ में यदि क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव टाइप का आ जाता है यूनिवर्सिटी एग्जाम या डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स में, तो सभी को, जितने भी हेल्थ प्रोफेशनल है, चाहे मैं फार्मा की बात करूंगा, चाहे मैं मेडिकल की बात करूंगा, चाहे डेंटल की बात करूंगा, चाहे और होम्योपैथी की बात करूंगा, चाहे आयुर्वेदा की बात करूंगा, चाहे और कोई सा भी नर्सिंग डिपार्टमेंट की बात करूंगा, इन सभी को पता होना चाहिए कि वास्तव में होता क्या है। तो लेट अस सी, वी विल डिस्कस क्या प्रॉब्लम्स ड्यू टू इंसुलिन डेफिशिएंसी। मतलब इंसुलिन डेफिशिएंसी हो गई तो उस वजह से क्या होता है, क्या प्रॉब्लम होती है, क्या कॉन्सिक्वेंस होते हैं, समझिएगा। तो देखिएगा आप, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं जो फूड है, जिसमें हम अच्छे अच्छे लड्डू बना रखे हैं। ये लड्डू क्या है, कोई पेशेंट खा लेता है जिसमें इंसुलिन की डेफिशिएंसी है। जिसमें इंसुलिन की डेफिशिएंसी है, इसका मतलब उसके, जो हम लोकल लैंग्वेज में बात करते हैं, तो शुगर की बीमारी है। तो देखिएगा उसमें जैसे ही वो लड्डू खाता है, जैसे ही वो लड्डू खाता है, तो क्या होता है, शायद आपको पता होगा, अंदर जाता है हमारी आहार नाल में, मतलब हमारी जीआईटी जिसको अपन बोलते हैं टेक्निकल लैंग्वेज में, अंदर जाता है, लड्डू आ गया यहाँ पे, उसका क्या हुआ, डाइजेशन हुआ और एब्जॉर्प्शन हुआ। डाइजेशन हुआ और एब्जॉर्प्शन हुआ, एब्जॉर्प्शन होके वो कहां पहुंचा, हमारे ब्लड में पहुंच गया। ब्लड से अल्टीमेटली कहां पहुंचा, ब्लड से आके वो हार्ट में पहुंच गया, पूरा ब्लड। और उस हार्ट ने क्या किया, पंप किया और पूरी बॉडी में पहुंच गया। ध्यान देना, मैं जो बोल रहा हूं उसको कंसिस्टेंटली सुनना। जो ग्लूकोज बॉडी में पहुंच गया, लेकिन उस पर्सन में, जैसा हमने बोला, इंसुलिन की डेफिशिएंसी थी, मतलब इंसुलिन की कमी थी। उसकी वजह से क्या हुआ, ग्लूकोज पूरी बॉडी में तो पहुंच गया, लेकिन वो बॉडी में ही है, लेकिन वो हर सेल में, हमारे ऑर्गन्स के अंदर से जो सेल है, जो उसमें क्या हुआ, वो ग्लूकोज की एंट्री नहीं होती। क्यों? क्योंकि इंसुलिन रेस्पॉन्सिबल होता है ग्लूकोज की एंट्री करवाने के लिए। इंसुलिन की एंट्री नहीं होती, ध्यान देना, यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। क्या? इंसुलिन की एंट्री सेल के अंदर नहीं होती। उससे क्या होता है, उससे इसका मतलब देखिएगा, उससे क्या हुआ, जो ये ब्लू ब्लू जो डॉट्स है, वो अभी ग्लूकोज ही है। और उससे क्या हुआ, जो ये यूं मान लो कि ये हमारी आर्टरीज और या और वेन्स कहूंगा, तो ये जो जाल बना हुआ है, इसमें ब्लू ब्लू कलर वाला हमारा ग्लूकोज है, जो शुरू में हमने ग्लूकोज बनाया था, वो ब्लू ब्लू ग्लूकोज है। मतलब अभी भी ग्लूकोज ब्लड के अंदर ही है। ध्यान दीजिएगा, ब्लड में नॉर्मल लेवल से ज्यादा लेवल ग्लूकोज का पहुंच गया। ज्यादा लेवल कैसे रहा? क्योंकि वो ग्लूकोज सेल्स के अंदर नहीं गया, इसका मतलब ब्लड में ही है, ब्लड में ही है। उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, हाइपरग्लाइसेमिया। हाइपरग्लाइसेमिया, हाइपर का मतलब ज्यादा, ग्लाई का मतलब ग्लूकोज, ईमिया का मतलब होता है ब्लड में। तो ग्लूकोज का लेवल ब्लड में ज्यादा पहुंच गया। ध्यान देना, वही ग्लूकोज, वही ब्लड कंटिन्यूस घूमता हुआ अल्टीमेटली कहां पहुंचा, किडनी के पास पहुंच गया।
किडनी के पास जैसे ही एंटर हुआ, ध्यान दीजिएगा, एंटर होने के बाद में जो यूरिन बना, यूरिन बनाता है किडनी, और उस यूरिन में क्या हुआ, वो ग्लूकोज अवेलेबल हो गया, मतलब ग्लूकोज की एक्सक्रीशन हो रहा है, ग्लूकोज का एक्सक्रीशन होगा, तो उस टाइम उसको हम बोलते हैं ग्लाइकोसूरिया। ये एक तरह की बीमारी हो गई, मतलब प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज इन यूरिन नोन एज ग्लाइकोसूरिया। ग्लाइको मतलब ग्लूकोज, यूरिया का मतलब यूरिन, तो इस तरह से ग्लाइकोसूरिया हो गया। ध्यान दीजिएगा, जब ग्लूकोज यूरिन से में बाहर जाता है, साथ में क्या करता है, अलग से इलेक्ट्रोलाइट्स का, अलग से इलेक्ट्रोलाइट साथ में और लेके जाता है, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं ऑस्मोटिक डायूरेसिस। ऑस्मोटिक डायूरेसिस हुआ, ऑस्मोटिक डायूरेसिस हुआ, इसका मतलब जैसा मैंने बोला कि अलग से इलेक्ट्रोलाइट्स, मतलब जो बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट्स थे उनका भी लॉस हो गया। मींस देखिएगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। कौन से इलेक्ट्रोलाइट्स की बात कर रहे हैं हम, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीज, इन सब का क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट लॉस हो गया। ध्यान देना, एक टाइम पे तो सेल्स को क्या हुआ, ग्लूकोज नहीं मिला, वो प्रॉब्लम हो गई। दूसरा क्या हुआ, एट द सेम टाइम ग्लूकोज जब बाहर निकला बॉडी से, तो साथ में हमारे इलेक्ट्रोलाइट को बाहर और ले गया। इसका मतलब क्या हुआ, जो हमारा बॉडी का पार्ट था वो बाहर और निकल रहा है, जिसकी वजह से क्या हुआ, हाइपोटेंशन हो गया, मतलब ब्लड बीपी डाउन हो गया, पेशेंट को शॉक आ रहा है, हाइपोटेंशन हो रहा है और टैकीकार्डिया हो रहा है, मतलब उसको बहुत ज्यादा हार्ट बार बार पंप करने की कोशिश कर रहा है। ये कहानी हो गई। एक पार्ट तो ये हो गया जिसमें हाइपरग्लाइसीमिया की वजह से ये प्रॉब्लम होती है। अब अपन बात करते हैं आगे। ये तो जो ब्लड था, ब्लड में ग्लूकोज था, ग्लूकोज किडनी पे पहुंचा और वो बाहर निकला इसकी वजह से। लेकिन दूसरी तरफ कहानी क्या थी, दूसरी तरफ कहानी ये थी कि सेल के अंदर ग्लूकोज नहीं पहुंचा और सेल को जीवित रहने के लिए ग्लूकोज की जरूरत है। तो आप आ जाओ यहाँ पे क्या हुआ देखिएगा, नो एंट्री ऑफ ग्लूकोज इनटू सेल, व्हाट विल हैपन, ग्लूकोज की एंट्री सेल के अंदर नहीं हुई, चाहे वो कौन सी, चाहे हार्ट सेल का बात करूं, चाहे पूरी होल बॉडी की बात करूं, चाहे यहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करूं, उस सब की सेल्स में की बॉडी की किसी भी सेल में ग्लूकोज की एंट्री नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही, इंसुलिन की कमी से। तो क्या होगा, हमारा बॉडी क्या कंसेप्ट होता है, बॉडी का कंसेप्ट ये होता है कि यदि नॉर्मल ग्लूकोज अवेलेबल नहीं है तो बॉडी में जो भी अवेलेबल है उस पार्ट का मेटाबॉलिज्म होता है और उससे एनर्जी प्रोडक्शन होता है। जैसे यदि हमारे घर में यदि आटा नहीं होता तो चपाती नहीं बनती, लेकिन फिर हम क्या करते हैं, साथ में जो भी कोई चीज होगी हम उसको पका के खा लेते हैं। तो वही सेम सिस्टम रहता है यहाँ पे। सेल में ग्लूकोज नहीं है लेकिन बाकी जो भी लिपिड या कोई दूसरा क्या बायोमोलिक्यूल होंगे, उस मॉलिक्यूल का मेटाबॉलिज्म होगा, उससे क्या होगा, कीटोन बॉडीज का फॉर्मेशन होगा, फॉर्मेशन ऑफ कीटोन बॉडीज। दिस इज द डेंजर, दिस इज द डेंजर। क्या, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कीटोसिस। क्या बोलेंगे, कीटोसिस। दूसरा यहाँ पे एक और होता है कीटोजेनेसिस, जेनेसिस, दोनों का मतलब एक ही होता है। कीटोजेनेसिस भी बोलते हैं, कीटोसिस भी बोलते हैं। मींस कीटोन बॉडीज बन गई। अब ध्यान देना, ये कीटोन बॉडीज ब्लड में आएगी, ब्लड से वापस कैसे आएगी, ध्यान दीजिएगा, पहला बात कर रहा हूं, ये कीटोन बॉडीज वापस ब्लड के थ्रू किडनी में आएगी, किडनी में यदि किडनी से यूरिन में आएगी। यदि यूरिन में कीटोन बॉडीज की प्रेजेंस है नॉर्मल लेवल से ज्यादा, तो उस पोजीशन को हम या उस कंडीशन को हम बोलते हैं कीटोन यूरिया। उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, कीटोन यूरिया। तो एक कंडीशन ये होगी कीटोन की और दूसरी कंडीशन ये होगी ग्लाइकोसूरिया। क्लियर। अब दूसरी बात करते हैं, कीटोन बॉडीज की लेवल इंक्रीज हो गया तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, वॉमिटिंग हो रही है उस पर्टिकुलर पेशेंट को। ध्यान दीजिएगा, आपको पता है वॉमिटिंग की वजह से क्या हो जाता है, डिहाइड्रेशन हो जाता है। ओके, फिर अपन आगे बात करते हैं एसिडोसिस। कीटोन बॉडीज का नेचर कैसा होता है, एसिडिक नेचर होता है। एसिडिक नेचर का मतलब पीएच डाउन कर देता है।
पीएच डाउन होने की वजह से उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, एसिडोसिस। क्या होता है, पीएच डाउन हो जाता है। पीएच डाउन होने की वजह से उस कंडीशन को हम एसिडोसिस बोलते हैं। ध्यान देना यहाँ पे, इस एसिडोसिस होने की वजह से बॉडी में क्या होता है, लॉस ऑफ कैटायंस एंड वाटर इन यूरिन। मतलब यहाँ तो हो ही रहा था ग्लूकोज की वजह से, लेकिन यहाँ पर भी यूरिन में ग्लूकोज का के साथ में कैटायंस और वाटर का फिर से लॉस हो रहा है। फिर से लॉस होगा तो क्या होगा, डिहाइड्रेशन हो रहा है। डिहाइड्रेशन हो रहा है, शायद आपको पता है। तो इस तरह से वॉमिटिंग से भी हो रहा है डिहाइड्रेशन, यहाँ पे इस लॉस की वजह से भी हो रहा है, यहाँ पे जो हाइपरग्लाइसीमिया की वजह से लॉस हो रहा था उस वजह से भी डिहाइड्रेशन हो रहा है। जैसे डिहाइड्रेशन होगा उसकी वजह से क्या हो रहा है, हाइपर ऑस्मोलिटी ऑफ ब्लड। मतलब सॉलिड कंटेंट ब्लड में ज्यादा हो रहा है। सॉलिड कंटेंट ब्लड में ज्यादा होगा, उसकी वजह से क्या होगा, जो सेल्स, इंट्रासेलुलर डिहाइड्रेशन होगा। जैसे ही बाहर की तरफ सॉलिड कंटेंट ज्यादा होगा, सेल्स के अंदर क्या हो जाएगा, सेल्स का अंदर वाला वाटर बाहर आने लग जाता है, जिससे क्या होगा, जो सेल है हमारी बॉडी की, उन बॉडी की सेल्स का वाटर बाहर आने लग गया। तो इसका मतलब उस सेल का, पर्टिकुलर सेल का क्या हो गया, डिहाइड्रेशन हो गया। तो इस तरह से लॉस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट से इंट्रासेलुलर डिहाइड्रेशन हो गया। यहां तक शायद आप लोगों को समझ में आ गया होगा। फिर अब अपन आगे बात करते हैं। जैसे ही ये कीटोन बॉडीज फॉर्मेशन होगी, कीटोन यूरिया हो, वोमिटिंग हुआ, एसिडोसिस हुआ, एसिडोसिस से इंट्रासेलुलर डिहाइड्रेशन हो गया। आप अपन बात करते हैं पेशेंट के ब्रेन पे क्या कहानी होती है। पेशेंट के ब्रेन पे ध्यान दीजिएगा, ब्रेन में भी ग्लूकोज नहीं पहुंचा, मतलब उसकी सेल्स में को ग्लूकोज नहीं मिला। व्हाट विल हैपन, उसी टाइम पे क्या हो रहा है, कीटोन बॉडीज की भी एंट्री, वहां पे फॉर्मेशन भी हो रहा है और एंट्री भी हो रहा है। इसका मतलब नो ग्लूकोज इन ब्रेन सेल। तो व्हाट विल हैपन, लेकिन साथ में क्या होगा, साइड प्रोडक्शन होगा, जिससे कीटोन बॉडीज बनेगी, और साथ में एनर्जी का प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा। एनर्जी का प्रोडक्शन नहीं होगा तो सेल्स का जीवित रहना मुश्किल हो जाता है। इसका मतलब क्या होता है, जो पेशेंट होता है वो पेशेंट में क्या हो जाता है, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस हो जाता है। मींस जो पर्सन है वो बेहोश होने लग जाता है। और एक कहानी तो ये होगी ब्रेन में, क्योंकि ब्रेन की सेल्स को ग्लूकोज नहीं मिला, और साथ में जो इंट्रासेलुलर डिहाइड्रेशन हुआ वो भी इसको सपोर्ट करता है, मतलब पर्सन बेहोश हो जाता है। ये सारी कहानी, अल्टीमेटली सारी कहानी आपकी यहाँ रुकती है यदि हम टाइमली पेशेंट को ट्रीट नहीं करते हैं। तो ये कहानी हो गई। तो कहने का मतलब मैंने आपको यहाँ पे साइंटिफिक लैंग्वेज के साथ में लोकल लैंग्वेज में भी समझाने की कोशिश की है, जो सभी को, आपको लोगों को समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको एक बार और पता होगा, कई बार जो शुगर की बीमारी के पेशेंट में कहानी क्या होती है, कुछ लग जाती है तो उसके घाव की हीलिंग नहीं होती। या आपने देखा होगा जो शुगर पेशेंट होता है या शुगर की बीमारी होती है, डायबिटीज की बीमारी होती है, उसमें क्या कहानी होती है, उसकी सर्जरी बड़ी मुश्किल होती है। तो कहानी क्या होती है, अल्टीमेटली उसकी सेल्स पे क्या होता है, ग्लूकोज की एंट्री नहीं हो पाती। ग्लूकोज की एंट्री नहीं होगी तो वहां पे एनर्जी प्रोडक्शन नहीं होगा, एनर्जी प्रोडक्शन नहीं होगा तो वो सेल जीवित रहना मुश्किल हो जाती है। तो यही कहानी होती है, वहां पे उस पर्टिकुलर पर्सन की जो घाव होता है वो जल्दी सी हीलिंग नहीं होता, वो जल्दी से सही नहीं होता। रीजन, क्योंकि वहां ग्लूकोज सही टाइम पे प्रॉपर अमाउंट में नहीं पहुंच पाता। यही रीजन होता है उसका क्या, घाव नहीं भरना। ओके, तो यही चीज आ गई बात। तो मैं थोड़ा सा सिंपली इसको रिवाइज कर रहा हूं। जो पेशेंट ग्लूकोज खा लेता है, इंसुलिन डेफिशिएंसी हो रहती है, उसमें डाइजेशन प्रॉपर होता है, एब्जॉर्प्शन प्रॉपर हो गया, लेकिन उसकी ग्लूकोज की एंट्री नहीं होती तो हाइपरग्लाइसीमिया होता है। हाइपरग्लाइसीमिया की वजह से ग्लाइकोसूरिया हो जाता है, उसकी वजह से हाइपोटेंशन, शॉक और टैकीकार्डिया हो जाता है। साथ में ही उसमें क्या होता है, जो सेल्स में ग्लूकोज की एंट्री नहीं हो पाती तो क्या होता है, कीटोन बॉडीज का फॉर्मेशन हो जाता है। कीटोन बॉडीज का फॉर्मेशन एट अपर लेवल पे होगा तो 100% अलार्मिंग कंडीशन है। कीटोन यूरिया हो जाएगा, पर्सन में वॉमिटिंग होगा, एसिडोसिस होगा, डिहाइड्रेशन होगा, इंट्रासेलुलर डिहाइड्रेशन होगा। एट द सेम टाइम
उस पेशेंट का ब्रेन काम करना बंद हो जाएगा, आंखों के सामने अंधेरा आने लग जाएगा और उस पर्सन में लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस का मतलब बेहोशी आने लग जाएगी। ये कहानी होती है पूरी आपके पेशेंट की, जो आप डायबिटिक पेशेंट होता है। यदि यहाँ पे पर्सन ने टाइमली गोली ले ली और टाइमली इंसुलिन ले लिया तो क्या होगा, जो ग्लूकोज खाया है, जो खाना खाया है, उसकी एंट्री यहाँ पे ब्लड से सेल के अंदर हो जाएगी, तो ये पूरी कहानी नहीं होगी और पेशेंट अच्छे से रहेगा। यहीं पे मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, आपने पूरा वीडियो देखा। यदि हो सके तो आप इस वीडियो को जितना हो सकता है अपने फ्रेंड सर्किल, अपने परिवार वालों को, सोसाइटी वालों को जितना हो सकता है एजुकेट करने की कोशिश करें। एजुकेशन से ही आप उन सब का भला हो सकता है, वो अलर्ट रहेंगे और टाइमली दवाई लेंगे और इस चीज की पूरी चीज पता होगी तो वो उसके अकॉर्डिंग ही अपना ट्रीटमेंट लेंगे और वो कभी लापरवाही नहीं करेंगे। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। थैंक यू।